दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं, कोशिश करेंगे। परसों आप मिले थे तो उन्होंने इसे राय बताया। एक कैमरा लग जाओ फटाक से। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये लड़ाई खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले बैठक भी हुई अरविंद केजरीवाल की और एलजी की, लेकिन मुद्दा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई मुद्दों को लेकर आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एलजी को घेरा है, सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया उन्होंने। देखिए, ना तो ये फिलहाल ये लड़ाई खत्म होती दिख रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है, क्योंकि इस समय पर कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं जिसमें ये तो दिखाई ही दे रहा है कि दिल्ली सरकार का काम रुका है। और याचिका समिति में ये बात निकल के आई कि जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने कुछ ऐसी आपत्ति लगाई या ऐसी रिक्वायरमेंट उन्होंने जाहिर की जिसकी वजह से काम रुक गए। तो अब जो है, और साथ ही नगर निगम में भी जो है कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिस पर सवाल उठे कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल खुद अपनी तरफ से कोई फैसला कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मार्च होने वाला है, तो ये देखिए तख्तियां लेके तैयार हैं एलजी साहब, छात्रों को पढ़ने दो। सदन में आप सत्ता पक्ष में, आमतौर पर विपक्ष जो है हंगामा करता है, लेकिन आज लगातार आप लोगों ने सदन में हंगामा किया और मांग की कि छात्रों को विदेश पढ़ने जाने दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज पे आश्चर्य जाहिर कर चुका है कि अगर एलजी साहब ही अपनी सारी चलाएंगे और एलजी साहब के पास ही सारी शक्तियां आ जाएंगी, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी, ये सदन क्या करेगा। और आज भी यही हुआ कि अगर दिल्ली सरकार शिक्षा बेहतर कर रही है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेज रही है, तो इसमें एलजी साहब को क्या हो सकता है। उनके पास कोई ऐसी कानूनी हक नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर फैसला कर सके। वो सिर्फ या तो इसको राष्ट्रपति साहब को भेज सकते हैं या इसको हाँ कर सकते हैं। उनके पास ना करने की शक्ति जो है संविधान ने छीनी हुई है, संविधान पीठ ने भी वो शक्ति उनसे छीनी हुई है। लेकिन वो परसों जो उन्होंने अपनी तरफ से नोट भिजवाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सारी ताकत उनके पास में है, और यहाँ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है अधिकार इसमें चल रहा है। देखिए, ये संवैधानिक संकट वाली है कि कोई एलजी जो खुद संवैधानिक पोस्ट पे है वो मैं संवैधानिक पीठ का फैसला नहीं मानूंगा। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट है, जिस जजमेंट के अंदर आज के न्यायाधीश जो चीफ थे वो मौजूद थे, उनकी जजमेंट को वो कहते हैं वो सिर्फ एक सलाह है। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि वो खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं ऐसा कहा नहीं है। देखिए, उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। वो अभी तक टीवी के सामने भी नहीं आए हैं, ना वो मीडिया के सामने आए। मतलब उन्होंने जो अनऑफिशियली बयान जो आता है, वो अनऑफिशियल बयान की कोई कीमत नहीं है। एलजी साहब ने अब तक कुछ नहीं कहा है। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच बताया है। अगर एलजी साहब को कुछ बताना है तो खुद आए और वो बताएं।
दूसरों के थ्रू शैडो बॉक्सिंग करनी बंद करें। तो आप एलजी साहब के यहाँ जाकर के आप धरना लगाएंगे? नहीं, एलजी साहब को हम दिखाएंगे कि भैया ये संविधान है और जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, तब से ये संविधान है और ये देश जो है संविधान से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरजू, जैसा कि मैं बता रहा था कि मार्च चल रहा है, तो ये सौरभ भारद्वाज थे, मैं आपको मार्च से दिखाता हूँ। शरद मैं लौटती हूँ आपके पास और मार्च की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, चलिए वो सुनवा लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो ये कहता है कि दिल्ली के एलजी को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं। शरद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर ही बार बार अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे बात दिल्ली विधानसभा की हो या दिल्ली नगर निगम की, अगर इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो विकास का तो फिर मुद्दा ही नहीं है। देखिए आरजू, विकास की तो फिलहाल अभी बात ही नहीं हो रही है। एक बेसिक सी अभी बात हो रही है कि दिल्ली के अंदर सरकार कौन चलाएगा, दिल्ली का बॉस कौन है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि 3 मामलों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन तीनों को छोड़कर जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होगी उसी की सलाह मानना दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा और उपराज्यपाल अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों में चाहे एल्डरमैन, एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला आया हो, या फिर हज कमेटी बनाने का मामला आया हो, या फिर चुनी हुई सरकार का जो मत था वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के मामले में खारिज करने का मामला आया हो, तीनों में ये सवाल उठे हैं कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल के पास में डिस्क्रिशनरी यानी स्वयं विवेक से कोई फैसला लेने की पावर है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं है, तो सवाल यह उठ रहा है कि उपराज्यपाल फिर ये जो फैसले हैं ये कैसे ले रहे हैं। हालांकि तर्क वो अपनी तरफ से दे रहे हैं कि जैसे एमसीडी के अंदर लिखा हुआ है, एमसीडी एक्ट में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अपॉइंट करना है, यानी कि एलजी ने अपॉइंट करना है, तो वो कह रहे हैं कि एलजी ने कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अपनी तरफ से उपराज्यपाल अगर फैसले लेंगे तो जो चुनी हुई सरकार है उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यही सवाल जो है आम आदमी पार्टी इस समय उठा रही है और इसी सवाल के साथ में ये देखिए अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने विधायकों के साथ में, देखिए खुद आज अरविंद केजरीवाल ने खुद ये तख्ती भी पकड़ी हुई है जिसमें जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको फिनलैंड जाने से रोके जाने का मामला जो है वो उठा रहे हैं। साथ में मनीष सिसोदिया हमें दिखाई दे रहे हैं और सारे विधायक जो हैं, जहां तक कि फिनलैंड के दौरे की बात है आरजू जी, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कहा यह गया है, एलजी ने टेक्निकली खारिज नहीं किया प्रस्ताव, लेकिन कहा यह गया कि एक तो देश में ही कराने के विकल्प खोजे जाएं और दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो करवाई जाए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यह है कि सरकार को यह कहा गया है, एडवाइस दी गई है कि वो ये देखें कि जो पैसा शिक्षकों पे खर्च हो रहा है उसका कैसा और किस तरह का फायदा है। सरकार का कहना है कि ये क्वालिटेटिव काम है, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हो सकती। ये अड़ंगा लगाने के लिए, योजना को रोकने के लिए ही आपने इस तरह की जो एडवाइस है वो दी है। और दिक्कत क्या है कि ये सुनने में एडवाइस लगती है, लेकिन जब तक एलजी जो कह रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी सरकार, तब तक दिल्ली के अंदर काम नहीं होगा। दिल्ली के अंदर अभी ये स्थिति है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि चुनी हुई सरकार की एडेड एडवाइस मानना बाध्यकारी होता है, लेकिन इस समय प्रैक्टिकली ये है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी एडवाइस जो है चुनी हुई सरकार को मानना बाध्यकारी हुआ है। शरद, ये मार्च कहाँ निकाला जा रहा है और कहां से कहां तक ये पैदल मार्च किया जाएगा? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो मौजूद हैं, और कौन कौन लोग मौजूद हैं इस मार्च में? देखिए ये सिविल लाइंस इलाका है जहां पर दिल्ली विधानसभा है और यहीं पर यहीं से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के उपराज्यपाल का दफ्तर है, निवास है। तो सारे ही आम आदमी पार्टी के विधायक, देखिए अरविंद केजरीवाल दिख रहे होंगे आपको, मनीष सिसोदिया हैं और जितने मंत्री हैं, चाहे वो विधानसभा उपाध्यक्ष हमें राखी बिरलान दिखाई दे रही हैं, सारे विधायक जो हैं वो निवास की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे साथ में। जो वैसे भी देखिए जब मुख्यमंत्री चल रहे हैं मार्च में, तो फिर हमें ये कहना कि ये है या वो है या नहीं है उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि बॉस चल रहा है तो बाकी सारे तो साथ में उनके चलेंगे ही। तो ये समझिए कि दिल्ली की पूरी आम आदमी पार्टी जो है
सभी विधायक, सभी मंत्री, पूरी की पूरी सरकार ही, पूरी दिल्ली सरकार, निर्वाचित दिल्ली सरकार जो है वो इस समय उपराज्यपाल के घर की तरफ मार्च कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता मार्च कर रहे हैं और उपराज्यपाल के खिलाफ ये मार्च किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शरद हमें लगातार यहां से जानकारी दे रहे हैं। शरद, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। देखिए, उपराज्यपाल पर कोई एक सिंगल आरोप नहीं है, और भी कई आरोप लगाए गए हैं, जैसे डीटीसी की बसों से मार्शल हटवा दिए, ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से, योगा क्लासेस बंद करवा दी, इस तरह के कई आरोप लग रहे हैं उन पर। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार आरोप लगा रही है। फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उसकी सैलरी रोकने का मामला हो, या है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं सरकारी अस्पतालों में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करने का मामला हो, या दिल्ली जल बोर्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनकी पेमेंट ना होने का मामला हो, ये तो है ही। साथ में क्योंकि नगर निगम के चुनाव थे तो उसमें एक तो पीठासीन अधिकारी जो है एलजी ने अपने विवेक से उसकी नियुक्ति कर दी। दूसरा, एल्डरमैन जो है उसके बारे में दिल्ली सरकार से पूछा भी नहीं, जबकि अभी तक जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होती है उससे पूछकर ही ये नियुक्तियां की जाती थी, तो वो नियुक्ति दिल्ली की सरकार से बिना पूछे कर दी। और दिल्ली हज कमेटी के बारे की नियुक्ति में जो गठन किया गया वो भी जो है चुनी हुई सरकार से पूछा नहीं गया। तो दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अगर सब कुछ एलजी ही अपनी तरफ से कर देंगे तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो इसीलिए जहां तक बात है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है आरजू। संवैधानिक स्थिति यही है कि दिल्ली के अंदर जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इनको छोड़कर जो चुनी हुई सरकार होती है उसकी सलाह से ही काम होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया है। लेकिन इस समय उपराज्यपाल जो हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि एलजी ने ये काम करना है, तो इसलिए एलजी ये काम कर रहा है, इसलिए इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। हज कमेटी के बारे में तो उपराज्यपाल की तरफ से जो बात कही गई वो थोड़ी और अजीब सी लगी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हज का मामला है ये यूनियन लिस्ट का मामला है, स्टेट लिस्ट का मामला नहीं है। इससे ऐसा लग रहा है कि केवल न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि राज्यों में जो अलग अलग दूसरे राज्यों में भी जो हज कमेटी बनती है उसका भी जो गठन अगर हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है, वो राज्य सरकारें गलत गठन कर रही हैं। ये सब केंद्र सरकार का अधिकार है, जो कि नहीं है। भले ही केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूट करने की पावर जो होती है वो राज्य सरकारों के पास में होती है। तो इसीलिए जो है दिल्ली सरकार जो है सवाल उठा रही है, और न सिर्फ अब सवाल उठा रही है बल्कि अब तो सड़क पे दिल्ली सरकार ही उतर रही है। ये आमतौर पे ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष होता है वो सड़क पे उतरता है, लेकिन यहाँ पर सरकार ही सड़क पर उतरी हुई है।